नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। साथियों, जो हमारी महाद्वीपों की श्रृंखला चल रही है, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की आकृति की बात करें तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो आप देख सकते हो त्रिभुज के जैसा ये दिखाई दे रहा है आपको। और इसी के साथ एक महाद्वीप होता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप की भी आकृति आपके त्रिभुज के जैसी ही होती है। इस वजह से इस महाद्वीप को, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, इस अफ्रीका महाद्वीप का क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ये जो महाद्वीप है, ये महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसके ऊपर की साइड उत्तर अमेरिका महाद्वीप है और नीचे की जो तरफ है वो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। नीचे की तरफ है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो जो ऊपर उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, इस उत्तर अमेरिका महाद्वीप से जो जल संधि अलग करती है इसको वो है पनामा जल संधि, और अंटार्कटिका महाद्वीप से जो जल संधि अलग करती है वो है आपकी मैगलन जल संधि। तो इस तरह से ये आपका अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है तो ऊपर की तरफ आपके पनामा जल संधि मिलेगी और नीचे की तरफ कौन सी जल संधि है? आपकी मैगलन जल संधि है। तो देख सकते हो आप, पनामा जल संधि उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों को आपस में पृथक करती है। तो इन तीनों महाद्वीपों की स्थिति को अलग करने वाली दोनों जल संधियाँ आपको ध्यान होनी चाहिए। पनामा जल संधि ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करेगी, और मैगलन जो जल संधि है ये दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका महाद्वीप से क्या करेगी? अलग करेगी। आकार इसका त्रिभुजाकार हमने देख लिया है। अफ्रीका महाद्वीप का इसको क्या कह देते हैं? प्रतिबिंब कह देते हैं। इसके एक साइड में प्रशांत महासागर है और दूसरी साइड में इसके अटलांटिक महासागर है। इसको सांपों का देश कहा जाता है। उपनाम हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके उपनाम है। तो जो सबसे फेमस उपनाम है या जो इम्पोर्टेंट उपनाम है वो है इसका सांपों का देश। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सांप की एक प्रजाति आपको पता होगी कौन सी, एनाकोंडा, जो सबसे बड़ा सांप होता है। तो वो एनाकोंडा की प्रजाति आपको दक्षिण अमेरिका में ही देखने को मिलेगी। इस वजह से इसको सांपों का देश कहा जाता है। एक पक्षी होता है कैरिबियाई सारस, उस कैरिबियाई सारस पक्षी के कारण इसको पक्षियों का क्या कह देते हैं? महाद्वीप भी कह देते हैं। ठीक है। एक तरह से कुर्जा पक्षी, इसका अन्य उपनाम होता है कुर्जा। थोड़ा सा कट गया है ये। तो कुर्जा पक्षी या कैरिबियाई सारस के कारण इसको क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। और एनाकोंडा के कारण इसको सांपों का महाद्वीप भी कह देते हैं। अन्य जो इसके उपनाम है वो हो जाएंगे इसके, एक तो हो जाएगा इसका निर्धन निवासियों का महाद्वीप और एक हो जाएगा इसका कोलंबस का भारत। तो कोलंबस का भारत भी किसको कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रृंखला पता होनी चाहिए कि दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी। क्योंकि वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और वो है आपकी एंडीज पर्वतमाला। ठीक है। तो ये जो एंडीज पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपको दिखाई दे रही होगी। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये एंडीज पर्वतमाला आपको देखने को मिलेगी। साथ में ही इसमें एक बोलीविया का पठार भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह से यहाँ पे। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए, एक तो बोलीविया का पठार और एक एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, 7 देशों में फैली हुई है और नवीन बलत पर्वतमाला है। ये किस प्रकार का है? नवीन बलत पर्वत है ये जो बोलीविया का पठार है, इस बोलीविया के पठार पर एक झील स्थित है, वो है आपकी टिटिकाका झील। टिटिकाका जो झील है ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची झील है टिटिकाका, ये बोलीविया के पठार में स्थित है। और ये बोलीविया का पठार कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। तो ध्यान रखना, बोलीविया तथा पेरू देश में स्थित है ये। बोलीविया का पठार 2 देशों में आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर ये तो हो गया आपका पेरू और इधर ये हो गया आपका बोलीविया। तो 2 देशों में स्थित है, बोलीविया तथा पेरू देश में स्थित बोलीविया के पठार पर ये टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची क्या है? झील है। इसी के साथ इस एंडीज पर्वतमाला में 2 ज्वालामुखी आपको ध्यान रखने हैं, एक तो इक्वाडोर का कोटापैक्सी और एक इक्वाडोर का चिम्बारेंजी। यहाँ पे ये 2 ज्वालामुखी आपको ध्यान रखने हैं इक्वाडोर में।
इक्वाडोर में दो ज्वालामुखी है, एक तो कोटापैक्सी इक्वाडोर और एक चिम्बारेंजी इक्वाडोर। तो चिम्बारेंजी क्यों मोस्ट है आपका? चिम्बारेंजी विश्व का सबसे ऊंचा सुषुप्त ज्वालामुखी है, इस वजह से ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है या कहाँ का है? तो दक्षिण अमेरिका का कोटापैक्सी चिम्बारेंजी इक्वाडोर ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा सुषुप्त ज्वालामुखी है। और कोटापैक्सी इक्वाडोर जो है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? कोटापैक्सी इक्वाडोर। इसी के साथ इसके देशों की बात करें कि इसमें कौन कौन से देश है या कितने देश इसके अंतर्गत शामिल होते हैं इस महाद्वीप के अंतर्गत। तो इस महाद्वीप में कुल 13 देश सम्मिलित किए जाते हैं, कुल 13 देश इसमें शामिल है, जिसमें से 11 देश तो तटीय देश है यानी समुद्र से सीमा बनाते हैं, और 2 देश स्थल अवरुद्ध है यानी जमीन से सीमा बनाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो, एक तो बोलीविया ये रहा आपका और एक पैराग्वे ये रहा आपका। ये बोलीविया और पैराग्वे 2 देश ऐसे हैं जो स्थल से सीमा बनाते हैं, और बाकी जो 11 देश है 13 में से बाकी 11 देश तटीय सीमा बनाते हैं। ब्राज़ील जो देश है इसका सबसे बड़ा देश है, ये क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर का पूरा ये ब्राज़ील है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अगर दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े देश की बात करें तो वो ब्राज़ील है, और ब्राज़ील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो। तो ब्राज़ील का जो नाम है वो ब्राज़ील वृक्ष के नाम पर रखा गया है, एक वृक्ष पाया जाता है यहाँ पे ब्राज़ील, तो उसी के नाम पर इसका नाम ब्राज़ील रख दिया। और इसकी राजधानी है रियो डी जेनेरियो। ये रियो डी जेनेरियो क्यों फेमस है? ये पृथ्वी सम्मेलन के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 22 अप्रैल 1992 को एक पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, वो उस वजह से ये रियो डी जेनेरियो क्या है आपका प्रसिद्ध है। तो 22 अप्रैल को इसी कारण क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस भी 22 अप्रैल को मनाया जाता है इसी के साथ से। तो ब्राज़ील देश की सीमा चिली तथा इक्वाडोर के अलावा अन्य 11 देशों से लगती है। तो ये जो ब्राज़ील है ये सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका बनाने वाला देश है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो ये ब्राज़ील देश बनाता है। ये ब्राज़ील देश 11 देशों के साथ सीमा बनाता है, 2 देशों के साथ नहीं बनाता, एक तो आपका इक्वाडोर ये रहा, इस इक्वाडोर के साथ सीमा नहीं बनाता, और एक ये छोटा सा ग्रीन कलर में ये लंबा लंबा जा रहा है आपका इस तरह से थोड़ा सा, तो ये है चिली। चिली से और इक्वाडोर से ये ब्राज़ील सीमा नहीं बनाता। इसके अलावा अन्य 11 देशों से जो सबसे ज़्यादा देश है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्या बनाता है, ये सीमा बनाता है। तो इसके जो 2 देश है, एक कौन सा आपका बोलीविया और एक कौन सा आपका पैराग्वे, ये दोनों स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड, यानी जिनकी सीमा जमीन से छूती है। बाकी 11 देशों की सीमा आपकी समुद्र से छूती है, इस वजह से बाकी 11 देश कौन से आपके तटीय देश है। अब इसके स्थिति की बात करें या फिर इसके एक देश और है उसकी बात करें, वो है आपका कोलंबिया। जैसे ब्राज़ील की हमने बात की है, इसी तरह से कोलंबिया देश है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो ये कोलंबिया देश इसका इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? ये कोलंबिया इसलिए मोस्ट हो जाता है आपका क्योंकि ये एक अटलांटिक महासागर से और एक प्रशांत महासागर से, इधर की तरफ आपका कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर, और इधर की तरफ कौन सा महासागर है आपका, अटलांटिक महासागर। और इस अटलांटिक महासागर का ही ऊपर की तरफ एक भाग है वो है कैरिबियाई सागर। तो इस कैरिबियाई सागर या अटलांटिक महासागर और एक प्रशांत महासागर, इन दोनों से जुड़ता है ये कोलंबिया। तो कोलंबिया देश एकमात्र ऐसा देश है जो 2 देशों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है, इस वजह से कोलंबिया थोड़ा सा क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महासागरों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। कौन कौन से एक तो अटलांटिक से और एक प्रशांत से। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कैरिबियाई सागर और प्रशांत महासागर 2 महासागरों से सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो कोलंबिया है। ये जो कैरिबियाई सागर है एक तरह से ये अटलांटिक महासागर का ही क्या होता है, भाग होता है। ब्राज़ील जो है, यहाँ से ब्राज़ील देश से क्या होती है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि एकमात्र ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील जिससे दोनों रेखा, भूमध्य रेखा भी पास होती है जिससे, और ये इस तरह से आपकी मकर रेखा भी इससे क्या हो रही है, गुजर रही है। तो ब्राज़ील से दोनों रेखाएं आपकी गुजरती है।
इसके साथ मरुस्थलों की बात करें कि इसमें कौन कौन से मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको आटाकामा का मरुस्थल याद रखना है और एक पेंटागोनिया का मरुस्थल याद रखना है। दो मरुस्थल आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, एक तो आटाकामा और एक पेंटागोनिया। तो आटाकामा का मरुस्थल तो आपका इस तरह से, ये जो चिली देश है, तो इसे चिली देश में स्थित है आटाकामा का मरुस्थल। और जो अर्जेंटीना वाला हिस्सा है नीचे, इस अर्जेंटीना वाले हिस्से में कौन सा स्थित है आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो आटाकामा मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। ये विश्व का क्या है, सबसे शुष्क मरुस्थल है या सबसे सूखा। तो सबसे शुष्क मरुस्थल विश्व का कौन सा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल है, जो कहाँ पे है, चिली में। तो आटाकामा चिली का विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रशांत महासागर है, यहाँ से हवाएं चलती है, ठंडी जल धाराएं चलती है, और वो है पेरू या हम्बोल्ट की धारा, जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो जब ये जलधाराएं चलती है तो ये इस मरुस्थल में बरसात नहीं करती है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे शुष्कता बनी रहती है। तो बरसात ना होने के कारण, और उसका कारण क्या है बरसात नहीं होने का, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा जो प्रशांत महासागर से चलती है। और इसमें भी अगर बात करें कि सबसे शुष्क स्थान कौन सा है विश्व का, तो जो सबसे शुष्क स्थान है वो है अकीरा, इस चिली का ही है। तो अकीरा सबसे शुष्क स्थान है और आटाकामा सबसे शुष्क मरुस्थल है। पेंटागोनिया मरुस्थल की बात करें तो जो पेंटागोनिया मरुस्थल है अर्जेंटीना का, ये शीतोष्ण मरुस्थल है। और इसका शीतोष्ण होने का कारण क्या है, यह एंडीज पर्वतमाला के क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। यानी यहाँ पर ये जो एंडीज पर्वतमाला इस तरह से आपको चिली देश में देखने को मिलेगी, इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल है आपका, ये पेंटागोनिया का मरुस्थल है। इस वजह से ये कैसा है, शीतोष्ण मरुस्थल प्रदेश है। यहाँ पे इसी कारण क्या बना है, मरुस्थल बना है। इसकी जो नदियाँ है, वो नदियाँ कौन कौन सी है, नदियाँ देखें अपन तो नदियाँ हो जाएगी, एक तो सबसे बड़ी यहाँ की जो नदी है वो है अमेजन नदी, सबसे इम्पोर्टेंट नदी भी है ये इस महाद्वीप की। अमेजन नदी ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप की, और जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है आपकी अमेजन नदी इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो अमेजन जो नदी है ये नील नदी के बाद दूसरे स्थान पर आती है। लेकिन अगर पानी के स्टोरेज की बात करें या जल ग्रहण की बात करें, तो जल ग्रहण में ये अमेजन जो नदी है ये नील नदी से ज़्यादा जल का ग्रहण करती है। इस वजह से जल ग्रहण के आधार पर ये क्या है, सबसे बड़ी नदी है। तो जल ग्रहण या अपवाह क्षेत्र के आधार पर ये क्या है, सबसे बड़ी है। और लंबाई के आधार पर ये क्या है, दूसरी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो अमेजन नदी आपको ध्यान रखनी है। ये अमेजन नदी इसके अलावा अमेजन नदी के आसपास और ये जो भूमध्य रेखा है, इन दोनों के बीच वाले भाग में इस तरह से जो वन वाला हिस्सा है, यहाँ पे कुछ वन पाए जाते हैं। अब इन वनों को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो किस प्रकार से है, भूमध्य रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय सदाहवाहार वन, यानी ये जो भूमध्य रेखा जा रही है और ये जो अमेजन नदी जा रही है, इसके बीच वाले हिस्से में भूमध्य रेखा के पास में, तो भूमध्य रेखा के पास स्थित उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिन्हें दक्षिण अमेरिका में अमेजन के वर्षा वन कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, पूरे महाद्वीप की अपन बात करें तो पूरे महाद्वीप में तो इसको क्या कहा जाता है, अमेजन वर्षा वन कहा जाता है। जबकि ब्राज़ील में केवल स्थान की बात करें तो स्थान के सापेक्ष में इसको ब्राज़ील में क्या कहा जाता है, इन वनों को सेलवास कहा जाता है। और इन वनों को, जिनको सेलवास कहा जाता है, इनको एक संज्ञा दी जाती है और वो संज्ञा है पृथ्वी का फेफड़ा। तो पृथ्वी का फेफड़ा, जिस प्रकार से फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के ऑक्सीजन, इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। उसी प्रकार से ये जो वन है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान सबसे ज़्यादा करते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अब यहाँ पर एक, इस अमेजन नदी पर ही एक बंदरगाह है, वो है मनोस बंदरगाह, जो ब्राज़ील में स्थित है। ये विश्व का सबसे क्या है, अंतरतम बंदरगाह है। तो
तो एक तरह से अगर विश्व में सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ें हैं वो आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलेगी। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा सुषुप्त ज्वालामुखी हो गया चिंबारेंजी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील हो गई कौन सी आपकी टिटिका का झील। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला हो गई एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी दूसरे स्थान पर जो आती है नदी वो अमेजन नदी, या जल ग्रहण के स्थान पर आधार पर सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहीं पर है आपकी। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसमें एक होती है पराना नदी। तो ये जो पराना नदी है ये ब्राज़ील से निकलती है, और इस पराना नदी की ये पराना नदी आप देख सकते हो उस तरह से। इस पराना नदी को ये जो ब्राज़ील से निकल रही है, ये ब्राज़ील वाला स्थान है, ब्राज़ील से निकलती है। अब इसमें दो नदियां आकर मिलती है, एक तो आती है पैराग्वे की साइड से पैराग्वे नदी, और एक उरुग्वे की साइड से ये उरुग्वे नदी। इस तरह से दो नदियां आपकी इसमें आकर मिलती है, ये उरुग्वे नदी और एक पैराग्वे नदी। तो पैराग्वे और उरुग्वे, अब ये जब तीनों नदियां आपस में मिल जाती है तो एक क्षेत्र का निर्माण करती है, और वो क्षेत्र होता है इसका त्रिआव क्षेत्र। तीन नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र हो जाएगा तो उसको त्रिआव क्षेत्र नाम दे दिया जाता है। तो ये तीनों नदी मिलकर एक त्रिआव क्षेत्र का निर्माण करती है। अब इस त्रिआव क्षेत्र को यहाँ पे ये जो त्रिआव क्षेत्र है इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको लापलाट नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पराना नदी जिसकी सहायक नदी है, पैराग्वे और उरुग्वे नदी, ये तीनों नदियाँ जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को लापलाट कहा जाता है। इसी के साथ पराना नदी के बाद आपको एक नदी और याद रखनी है, वो है ओरिनीको नदी वेनेजुएला में। ये कुछ खास इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी। एक तो जो पराना नदी है ये इम्पोर्टेंट है, और एक अमेजन नदी है ये इम्पोर्टेंट है। तो ओरिनीको नदी भी आप ध्यान रख सकते हो। इस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। तो आप ध्यान रखना कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो एंजिल जलप्रपात है। तो इस तरह से आपका सीधा प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात है। ये कम बार पूछा गया है, हालांकि पूछा जा सकता है आपका कि किस नदी पर है ये। तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि ये वेनेजुएला में ओरिनीको नदी पर है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो एक और विश्व में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपकी एंजिल जलप्रपात। ठीक है, तो एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये कौन सी नदी पर आपका स्थित है, ये ओरिनीको नदी पर स्थित है। 979 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। यहाँ के मैदानों की बात करें, कौन कौन से मैदान है, तो मैदानों से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मैदान लानोस है, कंपास है, ग्रान चाको है, पंपास है, और एक फेजेंडा के भी मैदान है। तो देख लेते हैं एक एक करके। लानोस जो है ये कोलंबिया के मैदान है। ये अधिकतर सारे के सारे क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। जिस प्रकार से हमने पहले भी बात की है, बेल्ट्स की बात की है हमने। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो दक्षिण अमेरिका के जो मैदान है उनके नाम क्या है वो आपको ध्यान रखने हैं। तो लानोस है, जिनको कोलंबिया में लानोस कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को। ब्राज़ील में इन मैदानों को क्या कहा जाता है, ब्राज़ील में इनको कंपास कहा जाता है। और अर्जेंटीना में इन मैदानों को क्या कह देते हैं, ग्रान चाको कह देते हैं। तो ये नाम है आपके इस तरह से। उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है कोलंबिया में लानोस मिलेगा। उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान है ब्राज़ील में इनको क्या कहा जाएगा, कंपास कहा जाएगा। और घने वन या घनी घास के जो क्षेत्र है अर्जेंटीना और पैराग्वे में जो मिलते हैं उनको ग्रान चाको कह दिया जाता है। तो ग्रान चाको अर्जेंटीना और पैराग्वे के घास के मैदान है। तो सेंटोस बंदरगाह एक बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कॉफ़ी बंदरगाह है, यानी यहाँ से कॉफ़ी का आयात निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से इसको एक उपनाम पड़ गया है इसका, या उपनाम दे दिया गया है कॉफ़ी बंदरगाह। तो जो सेंटोस बंदरगाह है ब्राज़ील का, ये रहा आपका सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील में। तो इसको कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। और ये जो कॉफ़ी के बागान है या कॉफ़ी के जो मैदान है इनको फेजेंडा कहा जाता है। तो ब्राज़ील में ये जो कॉफ़ी के मैदान है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फेजेंडा। और जो कॉफ़ी की दो किस्में हैं कौन कौन सी, एक तो रोविस्टा और एक आइरेविका। ये दोनों ही किस्में इन बागानों में पैदा की जाती है। रोविस्टा और आइरेविका दो किस्म की कॉफ़ी इस फेजेंडा के मैदानों में आपको
देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ अर्जेंटीना में घास का मैदान है जिसको क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। तो ये घास के मैदान है, इनको आप ध्यान रख सकते हो। इसी के साथ पठार की बात करें, बोलीविया का पठार और एक गिनी का पठार, ये 2 पठार है यहाँ पर। एक तो है गिनी का पठार, इस तरह से आपको 3 देशों में मिलेगा। एक देश तो है इसका स्टार्टिंग वाला गुआना, उसके बाद है सूरीनाम और उसके बाद है तीसरा देश फ्रेंच गुआना। इन तीनों देशों में विस्तार है गिनी के पठार का। एक है बोलीविया का पठार जिसको हम पहले देख चुके हैं, ये रहा बोलीविया का पठार। ठीक है, ये जो बोलीविया का पठार है दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, यानी इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार है ये बोलीविया का पठार। और इसी पर कौन सी झील स्थित है, टीटीकाका झील, जो पेरू और बोलीविया में स्थित है। ठीक है, झील एक झील और है इसी के साथ टीटीकाका के साथ, मरकेबो झील, वो वेनेजुएला में है। तो ये जो मरकेबो झील है ये पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र की तरह जानी जाती है, यानी इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे पेट्रोल के भंडार सबसे ज़्यादा है, इस वजह से इसको पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र की तरह जाना जाता है। कौन सी झील को, मरकेबो झील को। फयोर्ड जो तट होते हैं उसके कारण भी इस चिली को जाना जाता है। चिली का जो दक्षिण हिस्सा है इस हिस्से में कटे फटे छोटे छोटे द्वीप के हिसाब से छोटे छोटे भूखंड है जिनको फयोर्ड तट कहा जाता है। ये चिली का दक्षिणतम हिस्सा है। अब एक है विश्व में नॉर्वे का, जो नॉर्वे है इसको फयोर्ड तटों का देश कहा जाता है। तो नॉर्वे को फयोर्ड तटों का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, फयोर्ड तट पाए जाते हैं। ये फयोर्ड तट क्या होते हैं, जिस तरह से रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कुछ जॉइंट होते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे भूखंड जुड़े हुए हैं। तो ये फयोर्ड तट हो जाएंगे। और नॉर्वे को क्या कहा जाता है, फयोर्ड तटों का देश कहा जाता है। इसी के साथ 2 झील कौन कौन सी हो जाएंगी, एक मरकेबो झील और एक टीटीकाका झील। तो टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंची झील जो बोलीविया के पठार में स्थित है। यहाँ पे खनिज भंडारों की बात करें, खनिज भंडार कौन कौन से हैं, तो खनिज भंडारों में सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आता है चुकिक माता। ये जो चुकिक माता है चिली में स्थित एक खान है और ये खान है तांबे की। तो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान चिली में स्थित चुकिक माता की खान है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चिली को नाइट्रेट के लिए भी जाना जाता है, तो चिली जो देश है ये नाइट्रेट के लिए भी प्रसिद्ध है। 2 देश है, गुआना और एक सूरीनाम, ये दोनों देश मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर एक तो गुआना है और एक सूरीनाम है, तो 2 देश है, इन दोनों को मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और एक इसका क्षेत्र है अमापा क्षेत्र। इस अमापा क्षेत्र को ब्राज़ील का, जो ब्राज़ील में स्थित है ये अमापा क्षेत्र, इस ब्राज़ील के क्षेत्र अमापा क्षेत्र को मैग्नीज के लिए जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये विश्व की मैग्नीज की क्या है, सबसे बड़ी खान है। तो विश्व में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान कौन सी है, वो है अमापा की खान, ब्राज़ील। तो दोनों आपको याद रखनी है, 2 सबसे बड़ी खान है विश्व की यहाँ पर, एक तो अमापा क्षेत्र की खान ब्राज़ील में और एक चुकिक माता चिली की खान। तो चुकिक माता का संबंध तांबे से है और अमापा खान का संबंध आपका मैग्नीज से है। यहाँ पे जिस प्रकार हमने अफ्रीका में कुछ जनजातियाँ देखी थी उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ जनजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो उनमें से भी एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न बनता है। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो है यहाँ की जनजातियों से, वो है रेड इंडियन। तो रेड इंडियन का क्या है, रेड इंडियन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जनजाति है। यहाँ पे इनके जो मूल निवासी है, जिस प्रकार भारत के जो मूल निवासी है उनको आर्य कहा जाता है, इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, रेड इंडियन कहते हैं। और यहाँ पे कुछ मिश्रित जनजाति भी आपको देखने को मिलेगी। वो मिश्रित जनजाति कौन सी है, एक तो है मुस्टिजो, मुलेटो और जैम्बो। ये तीनों मिश्रित जनजातियाँ हैं जो आपको इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलेगी। मुस्टिजो किस किस जनजातियों का मिश्रण है, वो है इंडियन और यूरोपियन जनजातियों का मिश्रण है। मुलेटो अश्वेत और यूरोपियन जनजातियों का मिश्रण है। और जैम्बो अश्वेत और निग्रो जनजातियों का क्या है, मिश्रण है। तो ये 3 मिश्रित जनजाति है। इसी के साथ एक जनजाति है रेड इंडियन। ठीक है,
यहाँ पे दो द्वीप और आपको इसी के साथ ध्यान रखने हैं। एक तो है फॉकलैंड द्वीप, जो लास्ट में आपको इस तरह से छोटा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये फॉकलैंड द्वीप है। और एक है आपका गोलापैगोस द्वीप, ये जो इक्वाडोर में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है गोलापैगोस द्वीप। ये दो द्वीप भी आपको ध्यान रखने हैं, एक तो फॉकलैंड द्वीप और एक गोलापैगोस द्वीप। फॉकलैंड द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। यानी ये आता तो किसके अंतर्गत है? ये आता है अर्जेंटीना के अंतर्गत, या लेकिन इस पर अपना हिस्सा कौन थोपता है? एक तरह से तो ब्रिटेन अपना हिस्सा इस पर स्थापित करता है, वो कहता है कि इस पर हमारा अधिकार है। तो फॉकलैंड द्वीप इस वजह से चर्चा में रहता है, विवाद का हिस्सा है। अर्जेंटीना और ब्रिटेन दोनों के मध्य इसके फॉकलैंड द्वीप के कारण क्या होता है? विवाद चलता रहता है, क्योंकि यह अर्जेंटीना का भाग है, परंतु वर्तमान में इस पर अधिकार किसने कर रखा है? ब्रिटेन ने कर रखा है। इसी के साथ एक गोलापैगोस द्वीप है। गोलापैगोस द्वीप, यह द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है तथा इससे कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये जो गोलापैगोस द्वीप है, इससे आपको दिखाई दे रही होगी, ये भूमध्य रेखा गुजर रही है। तो इस गोलापैगोस द्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसको आप पढ़कर नोट्स भी बना सकते हो और एक तरह से आप शॉर्ट रिवीजन भी कर सकते हो। साथियों, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों उत्तर अमेरिका महाद्वीप के साथ। ये आपका महाद्वीपों में एक तरह से बड़ा महाद्वीप हो गया आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट महाद्वीप भी हो गया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।